नमस्कार, प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं नरेशन। इस वक्त बुलेटिन में खबरों में बहुत कुछ, लेकिन आइए सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। सुपौल पहुंचे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कोसी दियारा क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित टीपी मिल मदद का दिया आश्वासन। बिहार विधानसभा को लेकर गया में हम पार्टी ने किया पहला वर्चुअल रैली। गोपालगंज में एक और पुल का अप्रोच रोड हुआ क्षतिग्रस्त, परिचालन हुआ बाधित। भाकपा माओवादी अखिलेश भुइयां ने किया आत्मसमर्पण, कई नक्सली वारदातों में संलिप्तता रहा शामिल। और पटना में बेखौफ अपराधियों का तांडव, सूदा बूथ संचालक को गोली मारकर की हत्या। अब खबरें विस्तार से। राजधानी पटना में एक बार फिर खूनी खेल शुरू हो गया है, जहां बेखौफ अपराधियों ने अहले सुबह सुदाबू संचालक विनय कुमार तिवारी को गोली मारकर मौत की घाट उतार दिया। गौरतलब है कि आलमगंज थाना क्षेत्र के गाय घाट स्थित सुधा बूथ संचालक विनय कुमार तिवारी दुर्गा मंदिर से पूजा कर घर लौट रहे थे, तभी पहले से घात लगाए अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दिया, जहां विनय की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। मृतक के परिजनों ने बताया कि 2 दिन पूर्व महज 100 रुपये के चेंज करने को लेकर विवाद हुआ था, उसी में मेरे पापा की हत्या की गई। फिलहाल पुलिस घटनास्थल पर पहुंच मामले की तफ्तीश में जुट गई है। क्या हुआ था पिताजी के साथ और क्या मांग करती हैं सरकार प्रशासन से? पिताजी को गोली लग गया, यही हम कहना चाहते हैं कि सर जो भी मारा है उसको भी एकदम सामने से उसको इनकाउंटर होना चाहिए, नहीं तो बीच रोड पर बैठ के जो नहीं करने को वो होगा, सब तमाशा होगा, कोई नहीं रहेगा, सब मरेगा। अच्छा, ये जो मारने वाला अपराधी है वो वहीं का था, ये सब क्या पता चला आपको? हाँ, इससे पता चलता कि वहीं का चांद कॉलोनी का रहने वाला है। मात्र 100 रुपया के लिए मेरे पापा को। अच्छा, 100 रुपये क्या बात हुई थी? बोल के लिए क्या चेंज करवाने आया था? हाँ, 100 रुपया का नोट लेकर आया था, बोला कि चेंज कर दीजिए। पापा ज्यादा से ज्यादा 2-4 गो उसको खुला पैसा 1-2 का सिक्का दे दिए थे, बस उसी के लिए बोला कि 1-2 दिन में आपको बताएंगे। हमारे पापा क्या किसी का भी आ रहे थे। सब क्या हुआ है? सुबह में आप देखो क्या बजे घटना है जी, घर बंद रहा हूँ। क्या हुआ था? देखिए, हम लोग बजरंगपुरी में थे उस समय गश्ती में, तो 4:45 में मुझे सिटी की एरिया से खबर आया कि गोली चल रहा है वहाँ। तो मैं कहाँ गोली चल रहा है? गाय घाट के पास गोली चल रहा है। तो मैं तुरंत गाय घाट आया तो देखे कि तो गोली लगा हुआ था। किनको? विनय कुमार तिवारी को गोली लगा हुआ था, और देखे तो वो स्पॉट डेथ। क्या कुछ पता चला अपराधी के बारे में, कितना गोली लगा है इनको? पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा। क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप लोग? अपराधी को पता लगाकर उसको पकड़ने की कोशिश किया जा रहा है। क्या नाम हुआ? धर्मेंद्र कुमार हुआ था। सुबह में पता चला कि घर से आंटी दरवाजा ढकढका के नीचे अंकल को देखो ना गोली लग गया है। नीचे उतर के देखे घर के पास, मंदिर के पास, तो देखे गोली लगा हुआ है इनको। क्या लगता है कोई विवाद हुआ? आंटी तो बता रही उनके वाइफ की विवाद हुआ था कल या परसों हुआ था। 100 रुपये के चक्कर में अपराधी गोली मार गया। हाँ। उधर सुपौल पहुंचे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कोसी दियारा क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित पंचायत भड़गामा और बकुआ का नाव से दौरा किया। उस दौरान तेजस्वी यादव ने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की और आवश्यक सहयोग करने का आश्वासन दिया। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक बार फिर से निशाना साधते हुए कहा कि सीएम और उनके मंत्रीगण घरों से नहीं निकल रहे हैं और इधर बिहार की जनता बाढ़ में डूब रही है। वहीं बिहार विधानसभा को लेकर गया में हम पार्टी ने अपना पहला वर्चुअल रैली किया। हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी और एमएलसी संतोष कुमार सुमन ने वर्चुअल रैली को संबोधित किया और कहा कि हम प्रयास कर रहे हैं कि महागठबंधन टूटे नहीं, इसके लिए कांग्रेस से समय लिया गया है। वर्चुअल रैली के बाद पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने कहा कि सामान्य प्रक्रिया से वोटिंग होती तो खासकर गरीब लोग भी भाग लेते, वहीं वोट का प्रतिशत कम होता।
यह सही है कि लॉकडाउन से फायदा हो रहा है, लेकिन कहना है कि नवंबर तक कोरोना को लेकर परिस्थिति बदल जाएगी, उसकी कोई संभावना नहीं है। नंबर पर जो हमारे कार्यकर्ता है उनसे हम बात करें। जय भारत, जय हिंदुस्तानी। संजय जी सर का वहां से म्यूट कर दीजिए, मोबाइल फोन का म्यूट कीजिए सर का वहां से। देखिए, हम लोग तो सब दिन तैयारी में रहते हैं और अपनी नीतियों का, कार्यक्रमों का हम लोग बता नहीं सकते हैं। हम लोग सरकार में है नहीं कि हम लोग कर देंगे कि ये किया है वो किया है। हम जो करना चाहते हैं और जहाँ सरकार की कमजोरियाँ होती है उसको गिनाते हैं, तो हमारी तैयारी सब दिन चलती रहती है। लेकिन ये अच्छा होता कि समान प्रक्रिया के तहत अगर वोटिंग होता तो हमारे गरीब लोग खास करके जो आज नई टेक्निक से अभिज्ञ नहीं हैं, अनभिज्ञ हैं, वे निश्चित रूप में आज पार्टिसिपेंट कम उनका होगा और उसके चलते वोट का प्रतिशत कमज़ोर होगा, कम होगा। उसमें न कहीं अनियमितता का वो हम लोग को नज़र आता है। कहीं ऐसा न हो कि मैनेज कर के लोग अपना संख्या दिवा दें और वो हाँ साहब कितना प्रतिशत वोट हो। तो इसलिए सबसे पहले प्रथम दृष्टया तो हम लोग यही कहना चाहते हैं कि इनको समय देना चाहिए था और समय देने के लिए ये जो लॉकडाउन का मामला आ रहा है, ये ठीक है, लॉकडाउन से कुछ फ़ायदा हो रहा है, लेकिन हमारा कहना है कि अभी जो चुनाव हम लोगों का नवंबर में होने वाला है, नवंबर तक परिस्थितियाँ बदल जाएगी कोरोना का, इसकी कोई संभावना नहीं है। क्योंकि जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि फरवरी मार्च में भी लाखों की संख्या में केसेज आएगा हिंदुस्तान में, तो आप जोड़ लीजिए कि आज लाख का संख्या नहीं आता है, आज 40-45 हज़ार 50 हज़ार तक जाता है। तो जब मैक्सिमम पीक पर हो जाएगा और उस समय तो चुनाव आपको कराना ही पड़ेगा। तो हमारा कहना है कि आखिर इसी में हमको जीना है, इसी में हमको रहना है। तो वैसी परिस्थिति में समान रूप में लोगों को प्रचार करने का मौका मिलता, ज़्यादा अच्छा होता, जनता के नेतृत्व ज़्यादा उचित होता। लेकिन आज इस तरह से जो टेक्निकल बात करा करके ऑनलाइन की बात कर रहे हैं, फिर क्या जो हमारे वोटर्स हैं उनको सामने नहीं रखा जाएगा, वो शीशा के अंतर्गत रखा जाएगा, कोई ऐसा स्टिक होगा जिससे कि वो बटन को दबावेंगे। जब सामने भी रहता है और उसमें जब गड़बड़ा जाते हैं लोग, तो फिर ऐसा कैसे होगा? इसलिए दिक्कत तो है, इसके लिए ट्रेनिंग चाहिए थी। चुनाव आयोग को चाहिए था कि हर प्रखंड में कम से कम ट्रेनिंग सेंटर लगाता, हर बूथ से 2-4 आदमी को लेकर ट्रेनिंग देता। तो या हर बूथ पर अगर हो जाए तो और अच्छी बात है, लेकिन ये न करके एक अवैध इस तरह का जो अपनाएगा, उससे हमको डर है, भय है कि गरीब मतदाता कहीं न कहीं वंचित रह जाए। बिहार के कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार लॉकडाउन में बेजुबान बेसहारा पशुओं के लिए चारा भरी गाड़ी का हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सर्किट हाउस से रवाना करते हुए उन्होंने बताया कि लॉकडाउन में लोग एक दूसरे से दूरी बनाकर घरों में रह रहे हैं। बेजुबान बेसहारा पशुओं को पिछले भी लॉकडाउन में हमने चारा उपलब्ध कराया था और इस बार भी लॉकडाउन में बेजुबान बेसहारा पशुओं के लिए हमने डिपार्टमेंट की समीक्षा बैठक कर पशुओं के लिए चारा का प्रबंध कराया है। आ रहे चाचा जी अभी जो लॉकडाउन शुरू हुआ है और हमें महसूस हुआ कि लॉकडाउन में एक और जहां पर आम नागरिक दूरी बनाकर मास्क का लोग प्रयोग कर रहे हैं, तो दूसरों में देख रहा हूं कि बड़ी संख्या में जो बेसहारा पशु हैं जाकर उन पशुओं के लिए मतलब लगा कि भाई चारा कठिनाई हो रही है जाकर। हमने समीक्षा बैठक किया डिपार्टमेंट का और पशुपालन विभाग के रीजनल डिप्टी कलेक्टर को आदेश में दिया कि आप निश्चित तौर पर चारे का प्रबंध कीजिए वैसे बेसहारा पशुओं के लिए जाकर के, जो स्ट्रीट डॉग हैं जाकर के, दोनों के लिए जाकर के। तो कुल मिलाकर आज हम लोग फिर एक बार
पिछले लॉकडाउन में हम लोगों ने पूरे बिहार के सभी शहरों में और बेसहारा पशुओं के लिए चारा का प्रबंध कराया था। और फिर एक बार हम लोग को लगा मन में एक और यहाँ पर 23 लाख कार्ड बना के आम लोगों को बांटने का हमने काम किया है, ताकि इस राज्य में रहने वाले जो गरीब लोग हैं जाकर के उनको सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी का योजना है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से मुफ्त का अनाज भी देने का काम किया जा रहा है। और वहीं पर विभिन्न योजनाओं में भी राशन दिए जा रहे हैं। तो लगा कि गौ माता कौन देखने वाला जाकर के हमारे मन में आया कि बेसहारा गायों के लिए शहर में देखते होंगे आए दिन प्रमुख सड़कों पर देखा जाता है। तो आज हम लोग यही कार्यक्रम है पशुपालन विभाग के माध्यम से कि अपने जो गौ माता हैं, बेसहारा पशु हैं, वो चारा उपलब्ध कराने का हम लोगों ने आज कार्यक्रम शुरू किया है। लॉकडाउन को चलेगा। सर, वजीरगंज प्रखंड के कुरकिहार पंचायत में दीवार गिरने से नोडिया खुर्द में पशु की मौत हो गई, जो परिजनों को मुआवजा के लिए उचित मांग रही है। बिल्कुल, हम इस बात को देखेंगे जाकर के, और उसकी प्रक्रिया है जाकर के। यदि कोई घटना घटती है तो सरकार के स्तर पर मुआवजा दिया जाता रहा जाकर के। अब 3 परिस्थितियों में घटना घटती पूरी जानकारी लेने के बाद हम वहाँ के लोग को एक बार हम सलाह देंगे, आपको संपर्क भी तो वहाँ के लोग कर लें। अब नंबर हमें दे दीजिए, हम संपर्क कर लेंगे और करके जो संभव होगा सरकार के स्तर पर मदद किया जाएगा। उधर कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, पर बावजूद इसके जिंदगी को वापस पटरी पर लाने की कोशिश हो रही है। आवागमन के लिए रेल और हवाई यात्रा को सीमित ट्रेनों और उड़ान के साथ शुरू कर दिया गया है, पर अब पटना से हवाई यात्रा करने वालों के लिए एक अच्छी खबर है कि इनकी संख्या में आने वाले दिनों में वृद्धि होने वाली है। यात्रियों की संख्या में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। विमानन कंपनियों ने भी विमानों की संख्या बढ़ाने की इच्छा जारी की है। अनलॉक 1 के शुरू होने में जहां पटना एयरपोर्ट से कुल 24 विमानों की संख्या थी, वहीं ताज़ा शेड्यूल के अनुसार अब कुल 29 जोड़ी यानी 58 विमान पटना एयरपोर्ट पर आवाजाही करेंगे। सत्तरघाट पुल के बाद अब यादवपुर मंगलपुर महासेतु के आगे राजवही गांव के पास अप्रोच रोड क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसके कारण गाड़ियों के परिचालन पर रोक लगा दिया गया है। बताया जा रहा है कि गंडक की तेज बहाव की वजह से इस अप्रोच रोड में क्षतिग्रस्त हुआ है, जिसकी वजह से गोपालगंज बेतिया जोड़ने वाले महासेतु पर परिचालन रोक दिया गया है। स्थानीय ग्रामीणों और जिला प्रशासन के द्वारा अप्रोच रोड को भरने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ संपर्क पथ धंस गया और गोपालगंज और बेतिया का जो मुख्य मार्ग था आवागमन बाधित हो गया, जिससे जनता को काफी परेशानी हो रही है। कि अब आवागमन बाधित हो जाएगा गोपालगंज टू बेतिया में, लोगों को आने जाने में परेशानी हो जाएगी। और यह जो पुल है, जो पानी के निकास के लिए जो छोटा छोटा 2 पुलिया बना था, इसी का ये अप्रोच पथ जो है वो धंस रहा है। उधर गोपालगंज के सत्तरघाट पुल का अप्रोच रोड टूट गया। 250 करोड़ से ज्यादा की लागत से बने इस प्रोजेक्ट की हकीकत महज 29 दिनों में दुनिया भर के सामने आ गई, लेकिन सरकार ने इस फजीहत के बावजूद अपनी नाक बचाने के लिए अब निर्माण एजेंसी और इंजीनियर को क्लीन चिट दे दी है। सत्तरघाट पुल के अप्रोच रोड के टूटने का ठिकरा पानी के तेज बहाव के ऊपर फोड़ा गया है। अप्रोच रोड टूटने के लिए बनाई गई जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है। राजधानी पटना में कोरोना से बढ़ते संक्रमण के बीच नगर निगम की टीम भी लॉकडाउन का पालन कराने को लेकर सख्त हो गई है, जिसको लेकर पटना के सभी इलाकों में नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा बिना मास्क पहने लोगों का चालान काटा जा रहा है। इसी क्रम में नगर निगम की टीम पटना सिटी के शहीद भगत सिंह चौक इलाके में पहुंची, जहां बिना मास्क पहने लोगों को चालान काटा गया। यही वजह है कि सड़कों पर घूमने वाले लोगों को कान पकड़कर उठा बैठक भी कराया गया। बता दें कि राजधानी पटना समेत बिहार के सभी जिलों में कोरोना संक्रमण मरीजों की संख्या लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वहीं कोरोना महामारी की रोकथाम को लेकर राज्य सरकार ने संपूर्ण लॉकडाउन भी लगाया हुआ है, जहां लॉकडाउन का पालन कराने को लेकर पुलिस प्रशासन के साथ साथ अब नगर निगम की टीम भी सख्त कार्रवाई कर रही है। ये अभियान को चलाया जा रहा है। किस चीज़ के लिए रसीद काटा जा रहा है? ये मास्क चेकिंग अभियान चल रहा है। जो लोग मास्क नहीं पहने हुए हैं उनको हम लोग 50 रुपया फाइन करते हैं। इसमें हम लोग करीबन 18 से 20 लोगों को फाइन किया है और हमारे कार्यपालन के निर्देशानुसार जो भी फाइन का सर्कुलर है वो 50 रुपये रखी गई है। जो बिना मास्क का घूम रहे हैं उन्हें पकड़कर हम लोग 50 रुपये का फाइन कर रहे हैं, ताकि वो याद रखें आगे से मास्क पहन करके
कहाँ ये वाला जुर्माना वसूली ये हम लोग पटना सिटी अंचल, मेरा जो हम लोगों का जो भी मतलब जो अंचल पड़ता है वो सिटी अंचल क्षेत्र अंतर्गत पड़ता है। तो हम लोग पूरे सिटी अंचल क्षेत्र अंतर्गत में घूम करके जो जिलाधिकारी आदेशानुसार ये अभियान को हम लोग चला रहे हैं। इसमें हम लोग 18 से 20 लोगों को फाइन किए हैं। उधर समस्तीपुर शहर के ख्याति प्राप्त चिकित्सक सह सिविल सर्जन डॉक्टर आर झा कोरोना सहित अन्य बीमारियों से लड़ते हुए पटना एम्स में अपनी आखिरी सांस ली, जिसके बाद उनके पार्थिव शरीर को समस्तीपुर लाया गया। उनका निधन चिकित्सा जगत सहित पूरे जिले के लिए एक अपूर्णीय क्षति माना जा रहा है। डॉक्टर झा का अंतिम संस्कार समस्तीपुर शहर के बूढ़ी गंडक नदी के किनारे मोक्ष धाम में किया गया, जहां वो पंचतत्व में विलीन हो गए। डॉक्टर झा न सिर्फ एक अच्छे चिकित्सक थे, बल्कि एक व्यवहार कुशल व्यक्तित्व के स्वामी भी थे। बिहार में कोरोना से संक्रमण मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने से स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की टीम अलर्ट पर है। वहीं पटना सिटी के सभी इलाकों में कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। इलाके में संक्रमित मरीज मिलने की सूचना पर जिला प्रशासन की टीम संक्रमित इलाकों को सील कर रही है। इसी क्रम में पटना सिटी के माल सलामी थाना क्षेत्र के दलहट्टा इलाके में कई लोगों का रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद पटना सिटी एसडीओ के निर्देश पर जिला प्रशासन की टीम और स्थानीय लोगों के सहयोग से दलहट्टा से मारूफगंज जाने वाले रास्तों को सील कर दिया गया है। साथ ही आसपास के लोगों को घरों में सुरक्षित और मास्क लगाकर रहने की अपील की गई है। उधर पूरे इलाके को सैनिटाइज करने का पहल शुरू है। रोजाना मरीज की बढ़ते संख्या को देखते हुए आज हमारे मोहल्ला माल सलामी थाना क्षेत्र अंतर्गत दलहट्टा मिर्जवान की छौनी और मारूगंज जाने वाला रास्ता को स्वयं समाज के लोग मिलकर के यहाँ सील किए हैं कि हमारे मोहल्ले में संक्रमित कम हो। मुजफ्फरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के मंझौली धर्मदास इलाके में मंगलवार की देर शाम आपसी विवाद में स्थानीय लोगों ने महादलित परिवार के घर में घुसकर चाकू से हमला कर दिया। इस चाकूबाजी की घटना जहां मुनील राम की मृत्यु हो गई, वहीं उनके पिता बिंदेश्वरी राम, चाचा और भाई समेत अन्य लोग घायल हो गए। परिजन और पुलिस की मदद से घायलों को शहर के अलग अलग निजी क्लिनिक में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। चाकूबाजी की घटना को लेकर 8 लोगों के खिलाफ नामजद किया गया है, वहीं 10 अज्ञात लोगों को आरोपी भी बनाया गया है। ईर का भाई, छोटा भाई मेरे दूरा के सामने से जा रहा था और मेरे चाचा थे दुआरी पे बैठे हुए थे और उसके बाद वो पैर पे चढ़ा दिया और उसके बाद मेरे चाचा जी बोले पैर पे क्यों चढ़ा दिया, दिखाई नहीं देता है क्या? और उसके बाद वो गाली गलौज वो करने लगा। उसके बाद बोल रहा है कि मेरे चाचा बोले कि इसके बाद तुमको जाने नहीं देंगे, इसके बाद यहाँ से, ये मेरा अपना पर्सनल निजी जमीन है, जाने का रास्ता नहीं है इसमें। उसके बाद वो बोल रहा है कि हम जाएंगे, जरूर जाएंगे, इसमें कौन क्या कर लेता है। उसके बाद घर जाने के बाद वो अपना भाई सबको बुला के ले आया। उसके बाद उसमें जितना भी दस्तगीर था, आलमगीर था, सगीर था, यही 8-10 आदमी और जिनको नहीं वही सब था। उसके बाद में वो सब क्या किया है? बांस बल्ला लेकर आया, तलवार उबार लेके आया, डायरेक्ट मेरे चाचा जी पे हमला करने लगे। इसी के क्रम में हम लोग निकले बाहर, बीच बचाव करने के क्रम में उसका दस्तगीर का भाई आलमगीर नाम है उनका, वो चक्कू निकाले यहाँ पे भोंक दिए मेरे भैया को। हम देखे उनको पलट बहते हुए तो उनको अति किया। उसके बाद फिर दोबारा जब चलाने लगा ना तो हम ऐसे हाथ से उसको कर लिए। हमको लगा कुछ डंटा है, लेकिन मेरा देखे बाद में तक कटा हुआ है, भैया का भी है। और उसके बाद मेरे अंकल जी रमेशा राम है, उनको भी छुरा से यहाँ पे वार किया गया है, जिसमें 3 आदमी घायल थे, जिसमें से एक आदमी मेरे भैया मुनील राम, उनका मृत हो गया है। और वो यहाँ पे अभी कितने आदमी घायल है? 2 आदमी घायल है, 1 आदमी डेड हो चुके हैं। एक बढ़िया बस स्टैंड है ना, वहाँ पे माँ जानकी में भर्ती है, वो भी बहुत ज्यादा सीरियस है। आपका परिचय? मेरा नाम हुआ सुनील कुमार, मृतक का छोटा भाई हूँ।
पुलिस के द्वारा अभी तक कुछ आश्वासन मिला है? पुलिस के द्वारा आश्वासन मिल रहा है कि हम करेंगे, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई ज्यादा ऊंचे स्तर पर नहीं हो रहा है। इससे हम प्रशासन से दरख्वास्त करते हैं कि दोषी को जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, उनको फांसी का सजा मिले और उसके बाद घर का उनका कुर्सी जब्त किया जाए। और यहाँ पे जो नसीम अंसारी है वो उनके पास जगह जाने होने का जगह नहीं है, और उसके बाद यहाँ पे अपार्टमेंट बना लिए हुए हैं। इससे लेकर कई जगह विवाद भी हो चुका है उस मकान के बारे में। यहाँ पे गुंडा मवाली सबको रखता है, बिना कोई अच्छी जांच पड़ताल के ही ला के रख लेते हैं। उसके बाद जहाँ तहाँ से सब लोग आते हैं, उसमें बहुत ज्यादा धांधली करते हैं। रखते हैं नसीम अंसारी, उनका अपार्टमेंट का काम है। अपार्टमेंट में बनाते हैं और उसके बाद अनलीगल रूप से जहाँ तहाँ से जो भी आता है डायरेक्ट ऐसे ही रख लेते हैं। 2000 5-10 हजार के लोग के रख लेते हैं और उसके बाद पूरा मोहल्ला में अथी करवा देते हैं। गया जिले में प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के सब जोनल कमांडर अखिलेश भुइयां ने बुधवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश मिश्रा के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। राजेश मिश्रा ने बताया कि अखिलेश भुइयां गया जिले के सोहेल थाना क्षेत्र के नीमिया टोला गांव का निवासी है। उन्होंने कहा कि अखिलेश 2011 में समाज की मुख्य धारा से भटककर नक्सल गतिविधि में शामिल हो गया था। राजीव ने बताया कि अखिलेश की गया और औरंगाबाद जिले में कई नक्सली वारदातों में संलिप्तता रही है। प्रशासन इस संबंध में नियमों और कानून के तहत आगे की कार्रवाई कर रहा है। मदद जो होगा हम लोग करेंगे। बेटा क्यों चला गया था नक्सली के साथ? गया में जो सक्रिय माओवादी हैं उन्हीं के बीच से एक सब जोनल कमांडर अखिलेश भुइयां जो है उन्होंने गया पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है आज, और समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित हुए हैं। इस संबंध में जो है पूछताछ के क्रम में उनके द्वारा बताया गया कि वर्तमान में जो नक्सल समर्थक या नक्सली लोग जो हैं उनके द्वारा जो प्रारंभ में जो विचारधारा के आधार पर आंदोलन चलाया गया था और गरीबों की मदद करने का वादा किया गया था, वैसा कुछ नहीं किया गया और नवयुवाओं को बहकाकर फुसलाकर जो है ले जाया गया अपने साथ और एक तरह से उनको बंधक बनाकर रखा गया और बड़ी मुश्किल से जो है ये वहाँ से भागकर और अपनी जान बचा कर आ पाए हैं। तो हम जो है गया पुलिस, CRPF, STF, SSB और कोबरा सभी जो है इनका स्वागत करते हैं और इनको समाज की मुख्य धारा में पुनः स्थापित करने हेतु जो भी सरकारी योजनाएं हैं और जो भी सहयोग है वो हम लोग इनको जो है सभी प्रकार का सहयोग प्रदान करेंगे। कब से थे ये जो है जो अभी इनके द्वारा बताया गया है कि वर्ष 2011 में ही जो है ये नक्सली समूह के साथ सम्मिलित हुए थे और अभी तक जो है उनके साथ थे और वहाँ से भाग कर ही आए हैं और इन्होंने आत्मसमर्पण किया। बड़ी घटना क्या क्या है? इन्होंने जो है जो अभी पूछताछ के क्रम में इन्होंने बताया है कि आमस में जो है जो सोलर पावर प्लांट में जला देने और बम विस्फोट से उड़ा देने की घटना हुई थी वर्ष 2017 में। उसके अलावा लूटुआ में जो है पुलिस पार्टी को क्षति पहुंचाने के लिए एक IDE लगाकर विस्फोट करने की घटना हुई थी 2018 में। बांके बाजार में 2020 में जो संदाहा स्कूल को उड़ाया गया था उसमें। इसके अतिरिक्त जो है लुटुआ में वर्ष 2020 में एक जो घटना हुई थी जिसमें सुरक्षा बलों पर एम्बुश करने का प्रयास किया गया था। मदनपुर में और देव में जिसमें तत्कालीन विधान पार्षद राजन सिंह का घर उड़ा दिया गया था और मदनपुर के एक अन्य कांड में अभी तक इन्होंने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है, अपने विषय में बताया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा जल जीवन हरियाली योजना के तहत मोतिहारी में वन प्रमंडल के अंतर्गत मोतिहारी वन प्रक्षेत्र, चकिया वन प्रक्षेत्र, रक्सौल वन प्रक्षेत्र और अरेराज वन प्रक्षेत्र में चलंत बिक्री पौधा केंद्र का मोतिहारी वन प्रक्षेत्र कार्यालय मोतिहारी से 4 रथ हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।
रहा है। इसमें 2.5 हम लोग मिशन के तहत से काम कर रहे हैं और इसमें हर पंचायत में, हर प्रखंड, हर टोटल जगह पर जहाँ देहात हो, हॉस्पिटल हो, हर जगह हम लोग के जा रहा है। हर पे हम लोग पौधा बिक्री केंद्र बनाया हुआ है। चलंत पौधा बिक्री केंद्र है हम लोग का, चलत गाड़ी हुआ है। इससे हम लोग बिक्री करेंगे और बिक्री करके हर जगह हम लोग इसको बांटेंगे और हरी झंडी हम लोग आज दिखा के रवाना कर दिया है। 4 प्रक्षेत्र में हम लोग को ये हरी झंडी दिखा के हम लोग गाड़ी रवाना किए हैं और इसमें हर प्रकार के पौधा है, हर प्रकार का पौधा हम लोग को बिक्री करना है। इमराती पौधा, सागवान है, महोगनी है, बेल है, करंज है और सब इत्यादि और पौधा है और हम लोग को 10 रुपया ये पौधा को बिक्री करना है। पूर्णिया जिलाधिकारी राहुल कुमार वायसी प्रखंड के सुगमा महानंदपुर पंचायत पहुंचे। आपको बता दें कि 15 जुलाई को सुगमा महानंदपुर के पंचायत के ग्रामीणों ने विधायक प्रत्याशी इंजीनियर राशिद करजई के साथ मिलकर सड़क और पुल को बनाने के कारण धरना पर बैठे थे और उसे डिजिटल माध्यम से स्थानीय अधिकारी और पदाधिकारी एवं जिलाधिकारी तक अपनी समस्या को पहुंचाया गया। उधर जिलाधिकारी राहुल कुमार ने गंतव्य स्थान पर पहुंचकर जायजा लिया और जल्द से जल्द काम कराने का आश्वासन देते हुए कहा कि तत्काल के लिए वहां नाव दिया जाएगा और पानी कम होते ही वहां के पुल का काम शुरू कर दिया जाएगा। 15 जुलाई 2020 को जब हम लोगों ने इस पिछले सप्ताह में जो ये रोड कट गया था, इसको लेकर के हम लोग इसी रोड में एक धरना स्थल पर एक धरना दिया था, जिसमें से रोड की मांग किए थे जिला प्रशासन से और प्रतिनिधि से, जिसमें से हम लोगों की मांग को उच्च स्तर तक पहुंचाया गया, जिसमें से हमारे भाई विधायक इंजीनियर राशिद रजा साहब के द्वारा अभी इसी की अगुवाई में सारा चीज हुआ और इसी के दौरान आज डीएम महोदय इस घटना स्थल पर पहुंचे थे और सारी समस्या का निदान के लिए बातचीत हुए हमारे भाई प्रत्याशी इंजीनियर राशिद रजा से। मैं इंजीनियर राशिद रजा, हम लोग 15 जैसे आपको मेरे साथी अफसर जी बताए, जो हम इस जगह पे हैं अभी कहते हैं जो ये धामा टोली जो सुगमा महानंदपुर पंचायत है वायसी प्रखंड के, यहाँ हम लोग 15 तारीख को जो धरना किए थे उस दौरान उस वजह से ये प्रभाव डिजिटल मीडिया का ये प्रभाव आपको देखने को मिला होगा। जो डीएम यहाँ पहुँच गया मेरे पंचायत में, जो कभी नहीं पहुँचा था जिंदगी में जब से हम लोग जन्मे हैं। तो हम लोगों का ये स्थिति को देखते हुए ये डीएम से मेरा मुख्य बातें हुई, जो यहाँ जो ब्रिज था तो जितना रिक्वायरमेंट होगा, जितना कटता है 50 मीटर पिछले बार कटा है, तो इसके हिसाब से ये ब्रिज को दिया जाएगा। तत्काल अभी होम पाइप के लिए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कार्यपालक अभियंता जो ग्रामीण कार्य विभाग का, उससे ऑर्डर किया गया, आदेश दिया गया, कार्यपालक अभियंता को डीएम के द्वारा आदेश दिया गया जो यहाँ जल्द से जल्द होम पाइप दिया जाए और साथ में जो भी इमरजेंट वर्क होता है वो करके यहाँ का लोगों को सुविधा कराया जाए। लेकिन उससे पहले भी अब तक डीएम साहब के द्वारा जो हमारे जिला अधिकारी हैं उनके द्वारा ये हम लोगों को आगाह कराया गया, जो और आने वाला आगे 2 दिन पानी का जो लेवल रहेगा वो ऊंचा रहेगा, पानी बढ़ेगा, तो उसके लिए एक नाव का भी 2 नाव, एक यहाँ और एक जलकड़िया में, उस जगह जलकड़िया में भी उस जगह आपको बता रहे हैं, उस जगह भी एक नाव का क्या बोलता है जो नाव मुहैया कराने के लिए बोला गया सीओ साहब को, जो वायसी सीओ को, और हम लोग ये आशा करते हैं कि आज शाम तक यह नाव उपलब्ध हो जाएगा, जिससे लोगों को 2-3 दिन आवाजाही में दिक्कत ना हो। उसके बाद होम पाइप का हम लोग ये कर रहे हैं, जो कल एसडीओ और एग्जीक्यूटिव आएंगे यहाँ सर्वे करने, तो कल से हम लोग ये कर रहे हैं, जो कल या परसों से ये काम को बढ़िया सुचारू रूप से किया जाएगा। और ये हम लोगों का, ये जनता का जीत है, यहाँ के सुगमा महानंदपुर के जितने भी युवा हैं उनका जीत है, सुगमा महानंदपुर के लोगों का जीत है, जो हम लोग डिजिटल माध्यम से हम लोग इस चीज को लोग ये सरकार तक और हमारे विभाग तक और यहाँ के जिला अधिकारी तक, इंजीनियर तक इस बात को पहुँचाए। सासाराम के सदर अस्पताल में सामान्य मरीजों की दुर्दशा की खबर दिखाए जाने पर डीएम ने खुद संज्ञान लिया और उन्होंने खुद सदर अस्पताल का जायजा लिया। डीएम पंकज दीक्षित अचानक दल बल के साथ सासाराम के सदर अस्पताल पहुंच गए। इतना ही नहीं, उन्होंने अस्पताल के विभिन्न वार्ड का निरीक्षण किया, खासकर सामान्य वार्ड में भर्ती रोगियों के बारे में जानकारी इकट्ठा की। बता दें कि सदर अस्पताल में सामान्य मरीजों के इलाज में लापरवाही से संबंधित खबर जब प्रमुखता से चलाई गई तो जिलाधिकारी पंकज दीक्षित ने संज्ञान लेते हुए खुद सदर अस्पताल पहुंच गए। उन्होंने सिविल सर्जन डॉक्टर सुधीर कुमार और अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर केएन तिवारी को कई दिशा निर्देश दिए। They are providing sufficient
तो एक डेडिकेटेड रखिएगा अपना, जो वहाँ का आइसोलेशन सेंटर है, वहाँ के उस आइसोलेशन सेंटर पर वो लोग लेके जाएंगे इमीडिएटली। तो ये इंश्योर करवाना हो, ये अब डेली बेसिस में हमारे, अब तो जब सब उसके बाद आप जरा कंट्रोल रूम दिखाइए हमको आप। कोरोना महामारी में पूरे बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है, जिसे लेकर पटना सिटी में माले कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य मंत्री का बर्खास्त करने की मांग को लेकर नारेबाजी करते नजर आए। भारत में कोरोना का विस्तार ट्रंप और मोदी जिम्मेवार 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 जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कि जिस तरह से कोरोना का लगातार भयंकर रूप से अप्रत्याशित विकास हो रहा है, इसमें देश की पूरी तरह से अर्थव्यवस्था से लेकर आदमी के जान माल सब खतरे में पड़ गया है। लेकिन सरकार कोई व्यवस्था नहीं कर रही है, ना ही सरकार जो है हॉस्पिटल में कोई समुचित इलाज दे पा रही है, और जो मरीज जो जा रहे हैं वो लगातार ही वहाँ परेशान हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि गृह विभाग के डिप्टी सेक्रेटरी का जो है उमेश रजक की जो है वो NMCH में मृत्यु हुई। इस तरह से आप सोच सकते हैं कि जब एक प्रधान प्रशासक की ये स्थिति है तो आम जनता की जानो माल की क्या वास्तविक स्थिति होगी। इसलिए हमारा ये मांग है कि सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में कोरोना के इलाज की व्यवस्था सरकार करे, जनता को मुफ्त सैनिटाइजर और जो है मास्क और जो है साबुन की व्यवस्था करे, और इसके अतिरिक्त सभी अनुमंडल जिला अस्पतालों में वो जो है ICU की व्यवस्था करे। मुजफ्फरपुर के गाय घाट में बाढ़ से 6 पंचायत पूरी तरह से प्रभावित है। डीएम चंद्रशेखर सिंह ने बाढ़ प्रभावित इन पंचायतों के जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें कुल 6 पंचायत के लोग शामिल हुए। वहीं उन्होंने बताया कि अभी तक सीओ के द्वारा 7 नाव का परिचालन किया जा रहा है। आज गाय घाट प्रखंड में लोगों ने बाढ़ प्रभावित जो हमारी पंचायतें हैं उसकी समीक्षा किया है। कुल 6 पंचायत हैं जो प्रभावित हैं, और अभी तक सीओ साहब के द्वारा 7 नाव का परिचालन किया जा रहा है विभिन्न जगहों पर, और 5 नाव की और डिमांड की गई है, तो उसको हम लोग कल तक यहाँ उपलब्ध करा देंगे। पंचायत के सभी मुखिया, जो प्रभावित पंचायत है उसके मुखिया और अन्य जनप्रतिनिधि, प्रखंड प्रमुख और अन्य पदाधिकारियों के साथ हम लोगों ने यहाँ बैठक किया है। उसमें मुख्य रूप से मांग हुई है नाव की। नाव अभी तक 6-7 चला रहे हैं, अंचलाधिकारी ने बताया 7 जगहों पर चल रही है। 5 नाव की और डिमांड की गई है, उसको हम लोग कल तक उपलब्ध करा देंगे। पॉलीथीन सीट की मांग की गई है। पॉलीथीन सीट ऑलरेडी 1500 दिया हुआ है अंचलाधिकारी के पास, जो वितरण कर रहे हैं, और भी हम लोग 2000 पॉलीथीन लगभग भेज रहे हैं जिले से, उसका वितरण कराएंगे, उसकी कोई कमी नहीं है। दूसरा, आज हम लोगों ने डिसाइड किया है कि जो ज़्यादा प्रभावित टोले हैं वहाँ 5 जगहों पर रसोई, जो सामुदायिक रसोई है, कम्युनिटी किचन, वो हम लोग शुरू कराएंगे। और उसके बाद कुछ जगह पर मांग हुई है कि ड्राई फूड पैकेट बंटवाए, इसमें चूड़ा, गुड़ और चना, चीनी और उसके साथ मोमबत्ती, दिया सलाई, ये सब रहता है, तो वो फूड पैकेट भी कल से बंटवाना शुरू हो जाएगा। अंचलाधिकारी यहाँ भी बनवा रहे हैं और ज़िले में भी हम लोगों ने बनवाना शुरू किया है। इसको कल से हम लोग उपलब्ध कराना शुरू कर देंगे। बाकी घबराने की कोई बात नहीं है। बारिश हो रही है, नदियों का जल स्तर बढ़ा है, प्रत्येक वर्ष पानी आता है, और गांव हमारे जो हैं, चूँकि तटबंध यहाँ नहीं है बागमती नदी का, कटरा से गाय घाट के बीच में, इसलिए ये पंचायतें लगभग हर वर्ष प्रभावित होती है। लगभग 5 इसलिए पंचायत 6 पंचायत प्रभावित है पूरी तरह से, और कुछ आंशिक हैं 1-2। तो इनमें हम लोगों ने किया है कि इनको ये सब सुविधा देने के साथ साथ जो प्रभावित पंचायतें हैं उनको हम लोग 6000 रुपये का जो सहायता है वो भी तुरंत उपलब्ध कराएं। तो 2 पंचायतों का हम लोगों के पास सूची आ गई है, पंचायत अनुश्रवण समिति से पारित होकर के अंचलाधिकारी के पास, और वो बोले हैं कि संपूर्ति पोर्टल पर उसकी एंट्री करा रहे हैं, कल तक हो जाएगा। तो 2 पंचायतों में हम लोग जो है परसों भेज देंगे, और बाकी जो प्रभावित पंचायतें हैं हम लोग 1 सप्ताह के अंदर इन सभी 6 पंचायतों में हम लोग 6000 रुपये जो प्रभावित परिवार हैं उनको भेज देंगे। थैंक यू। मधुबनी जिले के जयनगर में बेतोहना के पास जयनगर से मरार की ओर जाने वाली सड़क पर रिंग बांध का निर्माण किया जा रहा है, जहां स्थानीय ग्रामीणों
द्वारा ठेकेदार और अधिकारी की मिलीभगत की बात बताई जा रही है, जहां एक तरफ स्थानीय लोगों के द्वारा उच्च अधिकारियों को शिकायत करने के बावजूद रिंग बांध के निर्माण कार्य में कटौती और अनियमितता बरतकर हजारों लोगों की जान खतरे में डाली जा रही है। अगर बाढ़ आए तो इन सैकड़ों परिवारों के हजारों लोगों को बाढ़ का दंश झेलना पड़ सकता है। जो है यहाँ बालू भर के इसमें स्मिथ था कि बालू भर कर बोरा लगाया गया। मरीज में खोद कर हम दिखा सकते हैं कि टोटल मिट्टी भर कर ये बोरा लगाया गया। अच्छा, बालू नहीं उसमें है? बालू नहीं है, जबकि उसमें बालू भरा जाना। ये यहाँ हम 4 दिन काम रजिस्टर किए हुए थे, मगर मेरा कोई कुछ नहीं, कोई पदाधिकारी। वो रात में भरता है ना। अच्छा, रात में भर लेता है। ये देखते हैं ना मिट्टी है। अच्छा, इसी मिट्टी को इसमें डाल दिया गया। पूरा मिट्टी को इसमें भर दिया है। यही डालता है, जहाँ डालता है यहाँ मान लीजिए यहाँ पर मिट्टी का काम था तो यहाँ रात में बालू गिरवा के यहाँ का पा दिया। अच्छा, जहाँ आपका आरोप है कि जहाँ मिट्टी होना चाहिए वहाँ बालू डाल दी, और जहाँ बालू वहाँ मिट्टी का कारोबार हुआ। तो एक भी नहीं पदाधिकारी यहाँ पहुँच। अच्छा, किनको फोन किए थे आप? एलडीओ साहब को फोन किए हैं, हाँ, यहाँ का जो इंजीनियर है उनको फोन किए हैं, जिसको हमारे पास नंबर उपलब्ध उनको हम फोन किए, एक भी फोन रिसीव नहीं किए। तो एक भी नहीं पदाधिकारी यहाँ पहुँच। अच्छा, किनको फोन किए थे आप? एलडीओ साहब को फोन किए हैं, हाँ, यहाँ का जो इंजीनियर है उनको फोन किए हैं, जिसको हमारे पास नंबर उपलब्ध उनको हम फोन किए, एक भी फोन रिसीव नहीं किए। आप क्या कहना चाह रहे थे फोन करके, सो बताइए आप। फोन करिए ये कि गलत काम हो रहा है उसको रुकवाइए। मतलब ये बांध जो बंधा रहा है, पाइलिंग जो हो रहा है, ये हाँ बेतौना है ना, ये हाँ बेतौना गाँव, इसमें अनियमितता हो रही थी ठेकेदार के द्वारा। बोले कुछ पत्रकार हाँ, यहाँ जो काज करा रहे हैं ठेकेदार हो या उसका सुपरवाइजर उसी का आदमी है ना, पत्रकार उनके द्वारा गलत काम हो रहा था। आपने था। अधिकारी को फोन किया, अधिकारी ने रिस्पॉन्स नहीं लिया। पत्रकार को भी सूचना दिए थे? पत्रकार को नंबर नहीं था मेरे, मगर किसी तरह हम यहाँ चाहे ऊपर करे, मगर नंबर नहीं उपलब्ध। रात का टाइम पत्रकार भी नहीं आना चाहते, उसी में संलिप्त हो जाते। जब यहाँ पाइलिंग है कि उसको पूरा मिट्टी का अंदर धंसाया जाए। इसी जगह रहने वाले हैं? हाँ, इसी गाँव का। क्या करते हैं आप? ये अपना खेती बाड़ी करते हैं, गृहस्थ आदमी। हाँ, किसान है तो कहती है किसान क्या नंबर। ये काम रोकने के लिए यहाँ पर कोई तैयार नहीं। वैश्विक महामारी कोरोना से संक्रमित भागलपुर के प्रमंडलीय आयुक्त बन्ना किन्नी को बेहतर इलाज के लिए चिकित्सकों ने पटना रेफर कर दिया है, जिसके बाद देर शाम प्रमंडलीय आयुक्त एम्बुलेंस के द्वारा पटना एम्स के लिए रवाना हो गए। आपको बता दें कि 3 दिन पूर्व ही भागलपुर की प्रमंडलीय आयुक्त कोरोना से संक्रमित हो गई थी और उसके बाद बन्ना किन्नी अपने घर पर ही होम क्वारंटाइन पर थी, लेकिन आज स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बेहतर इलाज के लिए उन्हें पटना भेजने का निर्णय लिया, जिसके बाद देर शाम सड़क मार्ग से प्रमंडलीय आयुक्त को एम्बुलेंस के द्वारा पटना भेज दिया गया। भागलपुर में लगातार कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। भागलपुर के कमिश्नर डीएम, डीडीसी सहित कई प्रशासनिक पदाधिकारी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। भारतीय मित्र पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत कुमार ने सोशल मीडिया के जरिए आम जनता द्वारा नेताओं पर किए जा रहे अपशब्द के प्रयोग को भारतीय मित्र पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत कुमार ने जनता को खरी खटी सुनाया है। उन्होंने कहा कि जनता ही नेता को सत्ता में लाती है, इसलिए गाली देने के बजाय सही लोगों का चयन कर उन्हें सत्ता में लाए, जिससे क्षेत्र का विकास हो सके। हमेशा एक ही आदमी के पीछे मत बंद के रहिए, एक ही नेता को बार बार मत चुनिए, हर किसी को मौका दीजिए। उससे क्या होगा, आपको तौलने का मौका मिलेगा। तो आपके अनुसार वोट का लोग बहिष्कार करें, वोट ही न दें? मैं बोलूंगा जो उचित है उनको वोट कीजिए, जो अनुचित लगे उनको वोट मत दीजिए, वोट का बहिष्कार कीजिए। गांव में आने तक को नेता को जाने मत दीजिए कि गांव के अंदर आपको आना ही मना है। जूता का माला उनको पहनाइए। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम को दो इजाजत। नमस्कार।